लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में खबर आई कि 13 विधायकों ने बगावत किया है और उन 13 विधायकों को विधानसभा के स्पीकर ने अलग समूह के रूप में मान्यता दे दी है। और ये चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। ये चिट्ठी है जिसमें प्रभारी महासचिव फूल झा की तरफ से लिखा गया, विधानसभा के महासचिव है, प्रभारी सचिव हैं। 13 विधायकों के नाम है जिनके बारे में लिखा गया है कि निम्नांकित माननीय सदस्य बिहार विधानसभा जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे को अंतरिम व्यवस्था के तहत पृथक समूह के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है। ये फूल झा प्रभारी सचिव बिहार विधानसभा ने आज लिखी। सवाल उठता है, इसी 13 में से 6 विधायक वापस गए और उन्होंने कहा उन्होंने ऐसे किसी कागज पर दस्तखत ही नहीं किया। और दूसरी बात कहा, जो प्रावधान है उसके मुताबिक जब तक 2/3 बहुमत दल तोड़ने के पक्ष में न हो तब तक वो असंवैधानिक है। 22 विधायक आरजेडी के हैं, इसका मतलब कम से कम 15 चाहिए दल तोड़ने के लिए। लेकिन 13 विधायकों को कैसे स्पीकर ने मान्यता दी, ये भी सवाल है। और ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, बाकी मेहमान भी है, कैप्टन अभिमन्यु भी है। लेकिन प्रेमचंद मिश्र, आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है। आपने तर्क टिप्पणी की और नीतीश कुमार को आपकी पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यहाँ आप कहने के लिए कुछ आ गए और नीतीश कुमार को आपने बैसाखी के समर्थन से टिकाए हुए। नहीं, मैं इस आपकी बातों को दूसरे ढंग से कह रहा हूं। हमारा समर्थन विधानसभा के फ्लोर पर था उस गवर्नमेंट के पक्ष में जो बीजेपी से अलग हटी थी। हमारा समर्थन उस गवर्नमेंट के लिए नहीं था जो असंवैधानिक काम करेगी। तो आप समर्थन वापस ले लेंगे? जो कुछ अगर वो सरकार संवैधानिक काम कर रही है, आप समर्थन वापस ले लेंगे? प्रेमचंद मिश्रा, ये बात कहने का अधिकृत व्यक्ति तो मैं नहीं हूं, यह पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से 6-7 विधायकों को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश हुई है और स्पीकर के कार्यालय का दुरुपयोग हुआ है, विधानसभा का दुरुपयोग हुआ है, यह बिहार के पॉलिटिक्स के लिए गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है। और यह परंपरा किसी भी दल के लिए कभी भी घातक हो सकता है। अगर कोई नीतीश जी ये समझते हैं कि आज फ्लोर पर उनको बहुमत नहीं है, उसके लिए इस तरह का आर्गुमेंट कर ले ताकि आने वाले समय में अपना दिखाएं कि हमारी सरकार बहुमत में है, इन चीजों से क्षणिक लाभ उनको मिल सकता है। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी भी दल जो ठीक नहीं, संविधान विशेषज्ञ हैं जरा उनसे भी समझेंगे। पहले कैप्टन अभिमन्यु अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु। उर्मिलेश जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर मुझे हंसी आ रही है कि वो आज आरजेडी में इस प्रकार की टूट को लेकर के वो देश के संविधान की और लोकतंत्र की और संसदीय मर्यादा की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो उनकी सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक चुन करके आए थे। 5 विधायकों को उन्होंने तोड़ करके और अलग अलग 2-2, 3-3 विधायक को तोड़ करके उन्होंने सरकार चलाई। और जो स्पीकर के समक्ष वो मामला पिछले 4.5 साल से चल रहा है, आज तक स्पीकर ने गलत तरीके से उस पर निर्णय नहीं दिया है और वो सरकार अनैतिक है। यह आज प्रेमचंद्र जी को यहाँ स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस ने हरियाणा में जो किया है वो हरियाणा में तो भजन लाल ने पूरी की पूरी पार्टी को रातों रात बदल के किया। जब हरियाणा लालों का लाल वाला राज्य है सर, भजन लाल और बंसी लाल और देवी लाल, लेकिन आज बिहार के अतीत की बात करेंगे तो हम में सभी होंगे। हमने झारखंड भी देखा है, हमने बीजेपी रूल स्टेट भी देखे, गोवा की सैर करते विधायक भी देखे। नहीं, ये बात ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कह रहे हैं कि बिहार में ये समझ नहीं पा रहा हूँ हरियाणा में क्या किया वो नैतिक था। नहीं, कहाँ नैतिक था उसका जवाब प्रेमचंद मिश्रा देंगे। लेकिन हमको स्टूडियो वाले पड़ेगा, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उसके बाद। 6 में से अगर 5 विधायक कहीं आते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 22 में से 13 विधायक को तोड़ रहे हैं, उस 13 में से 6 वापस आ गए हैं। रिटर्न सुनिए तोड़ा गया, सुनिए। अरे आप बात सुनिए, सुनना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में क्या अभी भी कोई सांठगांठ है क्या? जनता दल यूनाइटेड के इस तरह के पार्टी तोड़ने की कार्रवाई को बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पॉलिटिक्स कहां जा रही है? चलिए, आपकी नैतिकता जो आप दुहाई दे रहे हैं
आपकी जो अनैतिक कार्य है, जो इतिहास के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं वो आप के संज्ञान भारतीय जनता कैप्टन अभिमन्यु की बात कर कैप्टन अभिमन्यु रामविलास पासवान की पार्टी पर आते हैं, फिर रामविलास पासवान एलजेपी आपके गठबंधन पर। रामविलास पासवान की पार्टी 12 साल से मोदी के खिलाफ बयान दे रही है। रामविलास पासवान एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु धरना पर बैठ चुके हैं, मोदी को हत्यारा कहकर नारेबाजी कर चुके हैं। एक मिनट कैप्टन साहब, ये जनता दल यूं हम कैप्टन साहब जरा अपने मतलब का सवाल सुनिए। कैप्टन साहब, जिस दिन जनता दल यूं ने हमसे अलग होने का फैसला किया, उनको त्याग पत्र देना चाहिए था। और आज भी हम ये कहते हैं कि इस प्रकार से कोई जोड़ तोड़ ना करें। अच्छा, जो जिन्होंने त्याग पत्र दिया वो आपकी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो रहा है। एक मिनट सेंटर में कैप्टन अभिमन्यु जिन्होंने 2002 में त्याग पत्र दिया आपकी पार्टी की सरकार में, वाजपेयी की सरकार में, उनके साथ गठबंधन हो रहा है। हालांकि आप उसका जवाब नहीं देंगे। एक मिनट रुपये उर्मिलेश के पास एक मिनट प्रेमचंद मिश्रा, पासवान को लाना और बिहार की राजनीति जिसमें दलित वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, लालू का एक मुस्लिम यादव समीकरण है, उसमें दलित वोट बैंक है, क्या ये एक राजनीतिक मजबूरी है जो वहां की जातिगत स्थिति है जिसमें पासवान भी आंख मूंद कर लालू और कांग्रेस से भाग रहे और बीजेपी आंख मूंद कर 12 साल के उस इतिहास को, अतीत को भुलाकर गठबंधन कर रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए ये नई नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सियासत में जो चीजें अभी दर्ज हो रही हैं, आज उदित राज ने बीजेपी ज्वाइन किया, बिल्कुल, और अभी रामविलास पासवान जी और उनकी पूरी पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, ऐसी खबर है। और अगर ये सच है तो बहुत बड़ी घटना है और बीजेपी के लिए मैं समझता हूं एक बड़ा मॉरल बुस्टअप है। क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के मुकाबले हम सोशल इंक्लूजन में ज्यादा यकीन करते हैं। और मैं हमेशा मानता रहा हूं, अयोध्या की घटना के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, वाजपेयी जी की सरकार, केवल वही नहीं था, केवल कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं था, बल्कि सोशल इंक्लूजन को, सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने आजमाया था उत्तर प्रदेश में, और उसकी वजह से सांप्रदायिकता, एक सेकंड और जो सोशल इंजीनियरिंग है, दोनों का एक खतरनाक मिक्सचर तैयार किया था एनडीए ने, तब वो सत्ता में आई थी। और आज की तारीख में वोटर भारत में देखिए, आप देखिए ना, समाजशास्त्री चाहे वही रामविलास पासवान का ही देखेंगे, 2005 में शुरू का चुनाव लड़े किसी और के साथ, उसके बाद आ गए फिर किसी और के साथ, फिर 2009 में आ गए लालू के साथ। तो कितनी बार आप पूरा देखिएगा। नहीं तो लेकिन सवाल इस बात का है अजीत कि रामविलास पासवान जी ने जब 2002 में इस्तीफा दिया था, उसको बहुत महिमा मंडित किया गया मीडिया में। हालांकि जनवरी में दंगा हुआ, अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो अलग बात है। आज की तारीख में अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी को बड़ा फायदा है, क्योंकि देखिए पासवान भले अपनी एक सीट नहीं जीत सके पिछली बार, 12 में से एक भी नहीं, जी, लेकिन होगा ये बिहार की राजनीति में कि जो पासवान वोट हैं, भले ही वो 3-4%, 5% के नीचे हैं, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000, 75,000, 55,000 वोट हैं, और वो निर्णायक होंगे, क्योंकि जो एनडीए माने बीजेपी लेड एनडीए है और आरजेडी कांग्रेस अलायंस अगर बनता है तो दोनों के बीच जो टकराव होगा, और तीसरा एक जो कोण है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी का है, उसमें कांटे की लड़ाई में ये वोट इसमें कांग्रेस कहां है? इसका मतलब कांग्रेस लालू यादव मजबूर हो रहे हैं, देखिए कांग्रेस कमजोर हो रहे हैं। देखिए लालू यादव की पार्टी 22 में से अगर 13 ने चिट्ठी लिखी, उसमें से 6 वापस गए, वो भी 1/3 है, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कर रही है। अगर वो उसकी अपनी सियासत को देखिए, अगर उसने पहले अलायंस को मैनेज कर लिया होता ठीक से, तो मैं समझता हूं कि आरजेडी और कांग्रेस और एलजेपी एक इतना मजबूत अलायंस होता कि उसके लिए, बीजेपी के लिए बहुत कठिन होती। लेकिन पासवान का एक मिनट, पासवान जो अभी आज ये कर रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे ये कारण केवल नहीं है कि केवल सत्ता में आना। देखिए उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। रामा सिंह, सूरज भान और चिराग पासवान, ये 3 आदमी ऐसे उस पार्टी में हैं जो एक उनके बेटे हैं, 2 उनके खास सहयोगी हैं। ये अपनी चुनावी जीत के लिए भी एनडीए का दामन थामना चाहते, और कहा यह जा रहा है, यही कारण है उनके बेटे हैं, जी हाँ, उनकी निजी इच्छा है कि किसी ढंग से एनडीए के साथ आया जाए। क्योंकि एक माहौल दिख रहा है कि एनडीए की बढ़त दिख रही है। पासवान न चाहते हुए भी वैचारिक स्तर पर ये फैसला करने के लिए मजबूर हैं। चलिए, अगर वो करते हैं, पासवान मजबूर है, लेकिन हम इसको दूसरे पक्ष में देखें तो राजनीतिक फायदा यहां दिख रहा है, साथ में कैप्टन अभिमन्यु को क्या फायदा दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल हम लेंगे सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ। सुभाष जी, हम पासवान से लालू यादव पर आते हैं। लालू यादव की पार्टी 22 विधायकों की पार्टी है,
15 विधायक चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्टी तोड़ने के लिए। 13 विधायकों ने चिट्ठी लिख कर दी स्पीकर को। स्पीकर ने 13 विधायकों को अलग समूह के रूप में मान्यता दी। माफ करिए, सुभाष कश्यप डिस्कनेक्ट हो गए, उनके पास वापस आएंगे। कैप्टन अभिमन्यु, जैसा कि उर्मिलेश कह रहे थे कि सिर्फ ये अवसरवादिता और मौका परस्ती भी है, क्योंकि कहीं न कहीं जातिगत समीकरण है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं और इसलिए पासवान आपके साथ आना चाहते हैं और आपको मोदी का रथ दिल्ली तक लाना है, अहमदाबाद वाया लखनऊ पटना, इसलिए आप पासवान के साथ हाथ मिला रहे हैं, रामविलास पासवान के साथ। साबिर अली साहब, आ रहा हूं आपके पास। समझने वाली बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना हुआ है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया है, क्योंकि जनता जानती है। अरे सर, जनता की बात थोड़ी है, नेता की बात जरा करते हैं, नेता की बात जरा करते हैं। जनता तो जानती है, नेता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता बेचारी खाने भी नहीं आ रही है कि पासवान जी आपके साथ जाए कि पासवान जी आपके साथ जाए। जनता तो चुनाव के बाद कहेगी। सर्वाधिक रिजर्व सीटें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए थी, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लिए थी, लगभग 70-80% सीटें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अरे सर, आप जरा आइए रामविलास पासवान और अपनी पार्टी के गठबंधन पर, आप हमें मध्य प्रदेश राजस्थान को ले जा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब वोट बैंक माना जाता था, आज कांग्रेस की सच्चाई समझ करके कांग्रेस से दूर हो रहा है। अभिमन्यु, मेरा सवाल यह है कि अगर रामविलास पासवान से 12 साल तक बहुत तल्ख रिश्ते रहे, आज अगर रामविलास पासवान से आपका गठबंधन होता है, जो रामविलास पासवान आपकी सरकार से इस्तीफा देकर गए, तो क्यों नहीं अवसरवादिता माना जाए? आपके पक्ष में भी, रामविलास पासवान के पक्ष में भी। मैं जरा जवाब सुनना चाहूंगा कि चुनाव के पहले सारी विचारधाराएं ताक पर, क्योंकि सामने कुर्सी है। अजीत जी, आनंद का विषय ये है कि आपके प्रश्न इतने लंबे होते हैं और आप उत्तर अपेक्षा करते हैं कि हम 2 लाइन। नहीं, इसलिए आप जनता से शुरू करते हैं, नेता पर आते हैं। आप आगे राजस्थान मध्य प्रदेश, आप अपने प्रश्न का मुझे उत्तर देने दें और आप थोड़ा धैर्य रखें। आप धैर्य रखें और फिर अपने प्रश्न को रखें, तो मैं अच्छी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। जी, बोलिए। जी अजीत जी, मैंने अपनी बात कही, लेकिन आपने बीच में उसमें इतना व्यवधान रखा कि मैं आपकी कोई बात सुन नहीं पाया हूं। कृपा करके अपना प्रश्न रखिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश मत जाइएगा। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि क्यों नहीं इसे अवसरवादी गठबंधन माना जाए? रामविलास पासवान और आपके 12 साल के रिश्ते, पासवान का आपकी पार्टी सरकार से इस्तीफा को देखते हुए सिर्फ चुनावी अवसरवादी गठबंधन। एक तो मेहरबानी करके आप ये तय मत कीजिए कि मुझे उत्तर अपना कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अभी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। जब होगी तो बाकायदा विधिवत औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन जो देखने वाली बात यह है कि आज यूपीए बिखर रहा है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। दलित जो कांग्रेस का वोट बैंक था, आज कांग्रेस से छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और एनडीए आज मजबूत हो रहा है। कुछ दिन पहले आप टेलीविजन चैनल पर बहस करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषणा करने के बाद आप भविष्यवाणियां कर रहे थे कि एनडीए बिखर रहा है, एनडीए टूट जाएगा। फिर आप रामविलास पासवान की एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन की बात नहीं कर रहे। आज आप कहिएगा मैं टोक रहा हूं। केवल अठावले जी, उदित राज हो और बहुत सारे लोग पासवान का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? अठावले, उदित राज के साथ पासवान का नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिएगा या कहिए नो कमेंट इस पर। तो मैं आज दूसरा सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं बरगद का, आप मुझे आम के पेड़ का फल दिखाएंगे तो नहीं होगा ना। चलिए, मैं समझ रहा हूं आप जवाब नहीं देंगे और मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैं सवाल लंबे पूछूं। साबिर अली साहब, बिहार का राजनीतिक समीकरण मौजूदा दौर में जिस ढंग से, ठीक है, लालू यादव की पार्टी में एक भगदड़ का ट्रेलर हमने देखा, हालांकि उसमें से 6 विधायक कहा गया वापस आ गए हैं, लेकिन क्या दिखता है? नीतीश कुमार को लगता था पहले कि मोदी से अलग होकर बहुत फायदा होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये बेचैनी पार्टी तोड़ने की तरफ इशारा करती है और दूसरी तरफ पासवान का मोदी के कैंप में जाना। साबिर अली साहब, देखिए, ऐसा है, 2 बातें हैं। पासवान जी का, मैं प्रेमचंद मिश्र जी ने बात कही उस बात से एक सहमत हूं कि जब तक के रामविलास जी का वक्तव्य नहीं आ जाए तब तक के किसी बात को आकलन किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, लोगों के वक्तव्य को सुना जा सकता है और अंतिम निर्णय रामविलास पासवान जी का वक्तव्य आएगा तभी होगा। क्योंकि रामविलास जी को मैं भी बहुत करीब से जानता हूं, उनके पूरे परिवार को जानता हूं, मैं उनके साथ रहा हूं। नहीं, वो तो मैं भी हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल
उसके लिए जहां तक आपने कहा कि नीतीश जी के बेचैनी और तोड़ना, राजनीति में टूटना जोड़ना, ये राजनीति की एक कड़ी है। हर आदमी अपने पार्टी का अपने विषय में अपने हिसाब से आकलन करता है। नुकसान और फायदा दोनों राजनीति में होते रहते हैं। मैं ये कहूं कि मैं बहुत फायदे में हूं, भाजपा नुकसान में है, भाजपा फायदे में है, मैं नुकसान में हूं, ये जब तक के रिजल्ट नहीं आएंगे कोई कहेगा तो ये सरासर झूठ है। जनता फैसला करेगी, जिसके सत्ता में हाथ में जाएगा उसको फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा, ये तय है। अभी आपने तो मैंने अभी इतनी ही देर में मैंने निकाल लिया। 3 नंबर पैरा पर दिखा लीजिए, इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अभी जस्ट उर्मिला जी कह रहे थे कि 2003 में, अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है, उसको निकला के दे दीजिए। 3 नंबर पैरा पर लिखा हुआ है कि अगर 1/3 है तो उसको ग्रुप ऑफ सेक्शन रिप्रेजेंटेटिव मानी जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है, ये मेरा कोई कानून नहीं कह रहा है। अच्छा, मैं ये प्रेमचंद मिश्रा और मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, तो क्या आप दोनों को ये लगता है कि अभी तक पासवान जी की पार्टी और पासवान जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस और आरजेडी से सीटों की बार्गेनिंग के लिए कर रहे हैं, या ये निर्णायक उनकी इच्छा है कि बीजेपी के साथ जाना है? इसका जवाब पहले प्रेमचंद मिश्रा ये बात प्रेमचंद मिश्रा पहले जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं। 2 चीज है, रामविलास जी आज के डेट में भी, अभी के वक्त में कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है, नंबर 1। उनसे हमारी बातचीत चल रही है और मेरा ये मानना है कि रामविलास पासवान जी यूपीए के साथ रहेंगे और सोनिया जी से एक बार बातचीत करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। चलिए, आपसे बातचीत चल रही है, सोनिया जी से बातचीत करने के बाद ही कदम उठाएंगे। एक मिनट जी। जिस तरह से बीजेपी कल एक ग्रुप को, कुशवाहा जी के ग्रुप को 3-4 सीट दिया, आज सुन रहे हैं कि एलजेपी को 8-9 सीट देने को तैयार है, तो यह अपने आप में साबित करता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास इतना लहर और इतना क्या क्या दावा करने के बावजूद इनके पास सभी सीटों पर लड़ने लायक खुद का कैंडिडेट। चलिए, लेकिन मुझे लगता है प्रेमचंद मिश्रा जी, वक्त कांग्रेस को अपनी चिंता करने की भी है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें असेंबली की, तो आपको अपनी चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। और ऐसे समय में जो आपके मजबूत सहयोगी है लालू यादव, उनकी पार्टी में टूट होना, रामविलास पासवान का बीजेपी के करीब जाना, सबसे अधिक चिंता की बात प्रेमचंद मिश्रा जी आपकी पार्टी के लिए है। रहेगी। मैं इस बात को यही खत्म करते प्रेमचंद मिश्रा जी। कैप्टन अभिमन्यु किसी और दिन मिलेंगे, और इसी सवाल के साथ कि आज आप कह रहे हैं अफवाह है या अब तक कुछ तय नहीं हुआ, किसी और दिन मिलेंगे इस सवाल के साथ कि पासवान के साथ जब आपने ऐलान किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी थी, और वो वक्त 1, 2, 3 दिन में आपको जानकारी दे दूं, 2-4 दिन में आने वाला है कैप्टन साहब, पता आपको भी होगा, आपके चेहरे की मुस्कान करिए। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।